तंज का मतलब सब बातों बातों में मजाक में आप कहे थे, वो आदमी को बुरी लग जाती है बात। किसी आदमी को मजाक समझ में नहीं आता हो तो उसका मुझे अफसोस है कि भाई मेरे को ऐसे आदमी से मजाक नहीं करना चाहिए कि जो मजाक नहीं समझता है। ये कहा जाता है कि गाजियाबाद की राजनीति सांसद अतुल गर्ग के यहाँ चलती है। मैं राजनीति करना जानता ही नहीं, ना मैंने करता, क्योंकि आप चाचा भतीजे के रिश्ते पहले पारिवारिक तौर पे बड़े मजबूत माने जाते थे और अब उन रिश्तों में राजनीति की वजह से दरारें भी देखी गई। लेकिन अगर आप मयंक गोयल जी के लिए ऐसा बात कह रहे हैं तो वो बहुत समझदार आदमी है, वो भड़काए में नहीं आएगा। प्रदेश के एक मंत्री की चर्चाएं भी 2029 को लेकर चल रही हैं, क्या कि सांसद की दावेदारी। वो मेरे को भी कहा उन्होंने मेरी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई आदमी अगर मंत्री है तो सांसद बनना क्यों चाहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो कि जो बाहर से आए उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, और मिला है तभी तो पार्टी ज्यादा ताकतवर हुई है। जिनका जीवन गाजियाबाद के विकास से जुड़ा हुआ है, जिनका जीवन देश सेवा से जुड़ा हुआ है और जिनका परिवार देश और समाज को समर्पित रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्तमान गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग जी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। आज हम इससे विभिन्न मुद्दों पर जानेंगे, बेबाक राय सीधे तौर पर बातचीत करते हैं अतुल गर्ग जी से। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले आपका सवाल यह, क्या आपका परिवार 1940 से जुड़ा हुआ है? थोड़ा अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा था कि लाला हरसरंदाज जो है उन दिनों एक बड़े जमींदार हुआ करते थे। वो हमारे खानदानी बाबा थे, हमारे सगे बाबा के चचेरे भाई थे, ठीक है। तो वो राजनीति में आ गए। वो जो उन दिनों हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे और हिंदुओं की हित की लड़ाई लड़ते थे। उन दिनों हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम्स बहुत थी, अंग्रेज़ों का ध्यान मुसलमानों की तरफ ज़्यादा था और गाजियाबाद में 65% आबादी मुसलमानों की थी, उन दिनों की बात है। फिर वो चेयरमैनी का चुनाव लड़े और ज़्यादा 3 बार हारे, 1 बार जीते। एक बार वो 1937-38 के आसपास चेयरमैनी का चुनाव भी जीते थे। ये उन दिनों की बात है जब नेहरू जी भी मेयर बने थे इलाहाबाद में, ठीक। उसके बाद में दिनेश चंद्र गर्ग मेरे पिताजी जो है, जो पढ़ाई कर रहे थे मेरठ में, तो जब आरएसएस पे बैन लगा तो लाला हरसरंदाज भी को भी जेल हुई। मेरे पिताजी मेरठ में थे और उनको भी वहाँ जेल हुई। वो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे वहाँ। ये जब की बात है जब आरएसएस पे बैन लग गया था 1960-62 में। उनको जो है जनसंघ में जाने के लिए कहा गया संघ की तरफ से कि यहाँ पर बीजेपी का जनसंघ का काम आप देखो, जनसंघ में आप आओ। तो वो जनरल सेक्रेटरी बने। पी चंद्रा जी अध्यक्ष हुआ करते थे उन दिनों। और फिर 1969 में उन्हें एमएलए का चुनाव लड़ा। 1971 में गाजियाबाद के चेयरमैन बने। 1980 में 85 में चुनाव हारे और फिर 1995 में मेयर बने और 2005 तक ये पारिवारिक पृष्ठभूमि है हमारी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राजनीति आपके ब्लड में, राजनीति कह लो, समाज सेवा कह लो, मतलब पिताजी का तो ऐसे ही था मामला कि वो समाज सेवक ज़्यादा थे, राजनीतिक कम थे। दिनेश चंद्र गर्ग के पुत्र अतुल गर्ग आज सांसद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे। आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और जब मैं चारों तरफ नज़र उठा के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक से एक अच्छा कार्यकर्ता, एक से एक अच्छा नेता भाजपा में है। अगर मुझे मंत्री बनने का और एमएलए बनने का मौका मिला है तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद समझ लीजिए या भाग्य समझ लीजिए, वरना मेरे से भी अच्छे लोग राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर बहुत बड़ी मात्रा में। दिनेश चंद्र जी का नाम आता है तो उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने आता है कि हाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों से मिलकर जुलते थे। तो क्या आपका प्रयास भी होता है कि अपने पिताजी को आदर्शों पर में चलूं? ऐसा है, पिताजी का जो स्वभाव था वो बहुत ही नरम था। वो कभी कभी तर्क में पड़ते ही नहीं थे, सही गलत के चक्कर में पड़ते ही नहीं थे। उन्हें हमेशा ये चिंता रहती थी कि सामने वाले को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए।
मेरे स्वभाव में अंतर यह है कि मैं तर्क में पढ़ता हूँ, सही गलत ढूंढता हूँ। कुछ गलत लगता है तो मैं रोक भी देता हूँ, टोक भी देता हूँ, मना भी कर देता हूँ। उसके कारण मेरे कारण से कुछ लोगों को कष्ट भी होता है, ठीक है। बाद में मुझे अफसोस भी होता है कि भाई मैं थोड़ा सा चुप ही रह जाता तो अच्छा था। तो पिताजी में और मेरे में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपके तर्क लोगों को परेशान भी करते हैं। मैं तो पहले ही स्वीकार कर रहा हूँ। तो अभी अभी मैं आया हूँ तो वो कह रहे हैं कि पुलिस में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैंने क्रोध दिया तो उन्हें बुरा लगा। फिर मैंने कहा अच्छा चलो लिख के लाए, कुछ बोले नहीं। फिर भी मैंने फ़ोन तो कर दिया, और उन्हें बुरा तो लगा होगा जब मैंने 2 बार टोक दिया तो। क्योंकि लोगों को ये कहने में आता है कि अतुल जी जब बात करते में तंज कसते हैं, वो तंज हमको चुभता है। तंज वाली बात तो मुझे याद नहीं, कोई अगर एग्जाम्पल हो तो आप बताइए, पर मैं टोकता जरूर हूँ। तंज का मतलब जब बातों बातों में मजाक में आप कहते हो, वो आदमी को बुरी लग जाती है बात। किसी आदमी को मजाक समझ में नहीं आता हो तो उसका मुझे अफसोस है कि भाई मेरे को ऐसे आदमी से मजाक नहीं करना चाहिए कि जो मजाक नहीं समझता है। आगे से सावधानी रखूँगा। आप एक व्यवहारशील व्यक्तित्व हैं, एक अच्छे परिवार से आते हैं, इसके बावजूद भी लोगों को ये आपसे कुछ शिकायतें रहती हैं, आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? तो मुझे बुरा लगता है कि मेरे से शिकायतें रहती हैं, लेकिन उसमें लोगों की गलती कम है, मेरी ज़्यादा है। कि मैं थोड़ा सा तर्कपूर्ण बात ज़्यादा करने लगता हूँ तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे कोई मुझसे कहे कि मेरा ट्रांसफ़र करा दो, मैं कहता हूँ यार ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मेरी सरकारी नौकरी की सिफारिश कर दो, मैं कहता हूँ यार ये लग ही नहीं सकती। तो लोगों को तो बुरा लगेगा ही, लेकिन मेरे को नहीं कहना चाहिए, ये मेरे को बाद में समझ में आता है। लेकिन समझ में आता है, इतने लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, पर बाद में वही गलती दोबारा कर देता हूँ। मेरे को लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी आया है, वो चिट्ठी लिखवा के जाएगा, जब मुझे पता है ये हो ही नहीं सकता। कई बार तो मैं चिट्ठी लिख भी देता हूँ, पर हाथ खेत कहता हूँ मैं तुम्हें चिट्ठी मैंने तुम्हारी वजह से लिख दी है, पर ये होएगा नहीं। राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से, विशेष तौर पर 2-3 वर्षों के अंदर ये कहा जाता है कि गाजियाबाद की राजनीति सांसद अतुल गर्ग के यहाँ चलती है। मैं राजनीति करना जानता ही नहीं, ना मैंने करता। मैं सांसद बन गया हूँ तो इसलिए लोगों का ऐसा ख्याल होगा, वरना मेरा कोई राजनीति में कोई दखलंदाजी नहीं है। लोग गलत समझते हैं कि मैं किसी की सिफारिश करता हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ। मेरे से कोई राय ली जाती है तो राय अपनी दे देता हूँ। कोई बाकी मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि मेरा आदमी बने, समझे भी, या मेरा कोई बहुत निकट का आदमी बने। तेरा मेरा है नहीं कुछ ज़्यादा। लेकिन आप तो उन बातों को नकार रहे हैं, लेकिन ये एक माहौल, ये बात ऐसा नहीं है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी अंदर खाने इस बात को कहते हैं भाई अब तो दबदबा है वो अतुल जी की लॉबी का है, अगर लॉबी का कही जाती है आप ऐसा अगर वो कहते हैं तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरा दबदबा है। अब मेरे को तो लगता नहीं मेरा दबदबा है। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में कोई इतनी अच्छी बात कही। वैसे है कुछ नहीं, ठीक है। नहीं, क्योंकि आप ना, आपका व्यक्तित्व ऐसा कि आप बात मुस्कुराते हो कहते हो, हाँ। लेकिन वो आप बात गहराई तक जाती है। ये तो लेने वाले के ऊपर बात है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता जो मुझसे पहले कुछ लोगों ने ना कही हो, क्योंकि मेरे पे अपना कुछ नहीं है। जो औरों ने कुछ कहा है सुना है उसी को मैं दोहराता हूँ। कोई मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान आदमी तो हूँ नहीं, ना मैं कोई बहुत बड़ा विश्लेषक हूँ, ना बहुत बड़ा विचारक हूँ, ठीक है। अब आपने कोई बात कही तो मैंने आपकी आगे वाली बात, आपकी बात आगे कह दी, तो अब आगे से मैं बता दिया करूँगा ये बात फलाने ने कही थी, बुरा माने तो उसकी मानी हो, मेरी ना मानी हो, ठीक है। मैं कह दिया करूँगा भैया, और क्या बात। आपके भतीजे लंबे समय से आपसे नाराज चल रहे हैं, कैसा लगता है आपको? कौन से भतीजे? मेरे तो बहुत सारे भतीजे हैं। वही जो आप वर्तमान में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं महानगर में। नहीं नाराज नहीं है, वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। अभी भी मेरे घर से गए हैं। अभी आपके यहाँ आने पे पहले जीने में मैंने उन्हें फ़ोन भी करा है, ठीक है। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं और मैं उनके इस सम्मान का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन भतीजे के साथ साथ लोगों को लगता है कि आपकी वजह से उनका कैरियर आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि अरे कैरियर। मैंने ज़िंदगी में जो पहली बार है जब एमएलए बना तो मेरी क्या आयु थी? मेरी आयु 59 ईयर्स थी, ठीक है। तो उसे 59 ईयर्स का होने दो अभी, जब तक वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। मैं भी तो 59 ईयर्स में बना। क्योंकि
आप चाचा भतीजे के रिश्ते पहले पारिवारिक तौर पे बड़े मजबूत माने जाते थे, और अब उन रिश्तों में राजनीति की वजह से दरारें भी देखी गई। दरार नहीं है कोई। कई बार सामने वाले के जो भोलापन होता है तो उसको लोग भड़का देते हैं कि ये जो आपका हक था ये फलाने ने छीन लिया, और अपने मन की बात हर एक को पसंद आती है। लेकिन अगर आप मयंक गोयल जी के लिए ऐसा बात कह रहे हैं तो वो बहुत समझदार आदमी है, वो भड़काए में नहीं आएगा। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आपकी, आम लोग तो कहते हैं कि अतुल जी के पास जो दिल खुश हो जाता है, कि हर आदमी आपके पास पहुंच के ऐसा महसूस करता है जैसे कि अपने के पास पहुंच गया, आप उसका अच्छा स्वागत करते हो, पूछते भी हो। लेकिन कार्यकर्ताओं में कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आपको लेकर नाराजगी निरंतर चलती रहती है। भाई जो लोग भोले हैं और बहुत सामान्य हैं वो लोग खुश रहते हैं। जो लोग बहुत समझदार हैं और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं वो लोग जरूर नाराज रहते होंगे। उन्हें मैं मनाने की कोशिश करूंगा यदि आप मुझे बाद में अकेले में नाम बताओगे तो। मतलब आप ये महसूस करते हैं कि आपको माफी मांगने में कहीं कोई दिक्कत नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। माफ़ी मांगना जो है इंसान का एक गुण है और फर्ज भी है। फिर भी लोग नाराज रहते हैं। जो लोग नाराज रहते हैं मुझे पता पड़ा तो मैं माफ़ी मांग लूँ, मुझे तो यही नहीं पता नाराज कौन है। उन लोगों से जो मुझसे नाराज रहते हैं उनसे कहिए कि एक दफ़े बता दो दें कि वो मुझसे नाराज हैं, तो मैं उन्हें समझाऊंगा, मनाऊंगा और उनकी मैं ठोड़ी में हाथ डालूंगा, उनके मैं पैर दबाऊंगा, पर मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है जो नाराज कौन है। अब मैं किसको मनाऊं जाके। अब हाँ, लोकसभा चुनाव के अंदर आपका टिकट हुआ, लेकिन टिकट के साथ बहुत बातें भी चली कि टिकट होने में एक मतलब काफ़ी आपके साथ मजबूत लोग जुड़े, जनप्रतिनिधि जुड़े, जिन्होंने टिकट में आपके साथ रहे हैं, कोशिश की है। ऐसा नहीं है। हमारे गाजियाबाद के 5 विधायक इस सीट के और महानगर अध्यक्ष तत्कालीन संजीव शर्मा जी, मतलब उसमें सुनील शर्मा जी भी शामिल है, अजीत पाल जी भी शामिल है, धर्मेश जी भी शामिल है। धर्मेश जी और ये नंद किशोर वगैरह ये चाहते थे अनिल अग्रवाल जी को टिकट मिले, ठीक है, लेकिन कोई कारण रहा होगा कि हम सब 5-6 एक हो गए और हमने ये कहा कि अब की बार किसी गाजियाबाद के ही किसी व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए या फलाने को टिकट मिलना चाहिए। हमने लिख के दिया 6 ने, इसका मतलब हम 6 में कोई विवाद नहीं था, ठीक है। और 2 दिन बाद पता पड़ा कि टिकट मुझे मिल गया, तो इसमें किसका प्रयास मैं मानूं, जब मैं खुद अपने साथ नहीं था, अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा था। तो प्रदेश में ये तय हुआ या राष्ट्रीय स्तर पे कि भी अब के बाद टिकट बदला जाना तो देवें तो किसे देवें, तो वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में वो साला मेरे को मिल गया, इत्तेफाक से मिल गया, ना मांगने से मिला ना किसी के कहने से मिला। इत्तेफाक तो हुआ लेकिन उसके साथ बातें भी चली। तो वह ऐसा है कि जो लोग भाजपा में नए आए हैं उन सब लोगों को भाजपा की संस्कृति का नहीं पता। तरह तरह की बातें उड़ाई गई कि ये टिकट मैनेज हुआ, कोई किसी ने ये भी कहा कि इसमें खर्चा भी हुआ। मुझे उस आदमी का नाम बताओ कि जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही, क्या उन लोगों को जब टिकट मिला था तो उन्होंने मैनेज करा था, उन्होंने कुछ खर्चा करा था, या भाजपा में कोई खर्चा करना पड़ता है? ठीक है, तुम्हें तो टिकट ऐसे ही मिल गया क्योंकि तुम बाहर से आए थे, और हम 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं और हमें टिकट किसी और तरीके से मिला, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो मेरी बुराई करने के चक्कर में भाजपा की बुराई कर देते हैं। उन्हें ये नहीं समझ रहा था कि वो भाजपा का अपमान कर रहे हैं। आप किससे अगर बात करोगे तो आदमी का दिल खुश होता है, आदमी अपने को प्रफुल्लित महसूस करता है, लेकिन किंतु भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेता ऐसी दूरी बना के चलते हैं आपसे, जैसे कि दूर से देख लेंगे कि नहीं अतुल जी नहीं भाई, नहीं, अब संभव नहीं है। भाई मेरे को तो यही नहीं पता कौन दूरी बना रहा है, मैं तो उनके पास खुद चला जाता हूँ। अब आगे से मुझे बता पड़ जाएगा ये मेरे से दूरी बनाते हैं तो नहीं जाया करूँगा। मैं तो इतना सीधे स्वभाव है, हर एक से खुद जाके मिलता हूँ। मुझसे तो किसी ने कहा नहीं भाग जा, सबने कहा अतुल जी आओ बैठो। अब वो माने करेंगे तो आगे से नहीं जाने का उनके पास, पर मुझे यही नहीं पता कौन दूरी बनाना चाहता है। रामलीला विवाद हुआ और आपने उस विवाद के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कौन सा रामलीला विवाद? कविनगर के अंदर पिछले 15-20 सालों में मुझे कभी भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया गया। पहले माननीय राजनाथ सिंह जी आते रहे, जनरल वीके सिंह साहब आते रहे, कोई और आता रहा। अब क्योंकि मैं सांसद बन गया तो पहली बार मुझे बुलाया गया।
आज तक उन्होंने मेरे को या मेरे परिवार के किसी सदस्य को मेंबर नहीं बनाया। मैंने ललित जायसवाल जी से कहा कि भी हमारे मित्तल साहब या कुछ लोग मेंबर बनना चाहते हैं, इन्हें मेंबर, उन्हें कभी मेंबर नहीं बनाया। और ना ही उन्होंने मेरे से कभी मदद मांगी किसी चुनाव में या कहीं। तो मेरा रामलीला मैदान कवि नगर से ना कोई लेना देना है। हाँ, इतना ज़रूर कहा मैंने कि जिन दिनों वो जानकी भवन है, कौन सा भवन है वो जो ऑडिटोरियम बैन करा, तो मैंने फिर उससे ये कहा कि भाई इसकी देखभाल यही लोग करते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता निकालो कि ये एक अच्छी चीज़ है जो सबके काम आती है, ये ख़त्म ना हो जाए, ये बंद ना हो जाए। ठीक है, तो जितने भी बैंक्वेट हॉल खुले गाजियाबाद में वो सब प्राइवेट सेक्टर में दिए गए, पर उसके रेट बहुत हैं। ये 15,000 रुपये में देते हैं। तो 15,000 रुपये की चीज़ कल को आपने किसी और के हाथ में दे दी और उसने 50,000 रुपये रख दिए, तो ये ठीक नहीं होगा। आप या तो इन्हें दे दो या जिसको भी दो तो उससे तय कर लो 15,000 से ज़्यादा ना ले, भाई इतना काम है। तो ये भी सुनने में है कि आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के यहाँ भी गए थे कि भाई इस मामले को खत्म किया जाए। मैं तो, मुझे याद नहीं, मैं तो किसी के पास भी गया हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया। और वरिष्ठ नेता कौन है मुझे तो यही नहीं पता। ठीक है, चलो, मैं तो कहीं ना, वास्तव में कहीं नहीं गया इस मामले को खत्म करा जाए। मैं किसके पास जाता? हिंदी भवन आपने बनवाया, जैसे आपने अभी बात कही कि 15,000 रुपये लोगों को मिले। हिंदी भवन मुझे लगता है शायद आपने इसका निर्माण कराया था। नहीं, हिंदी भवन बनवाया था किसी ज़माने में। हमारे लोहियावादी एक बड़े नेता थे, क्या नाम था उनका, लोहिया नगर में, आशाराम पंसारी जी ने। और एक वो ब्राह्मण थे, हमारे ब्राह्मण नेता थे, क्या नाम था उनका, है नहीं, वो कवि भी थे, कवि सम्मेलन कराते थे किसी ज़माने में गाजियाबाद के अंदर। बहुत मशहूर आदमी, बहुत मशहूर आदमी, एकदम से नाम स्लिप हो गया उन लोगों ने। मैंने उनको ये कहा कि इसके अंदर, हिंदी भवन के अंदर कोई हिंदी की कार्यवाही नहीं होती है, यहाँ पे तो शादी ब्याह होते हैं, सगाई होती है, तो इसके अंदर यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ हो तो यहाँ पे ऑडिटोरियम बनना चाहिए। ठीक है, और वो बात सबने मेरी मान ली। उस टाइम सतीश गोयल जी थे, RK जैन साहब आज भी हैं, ठीक है, और वो RD स्टील वाले सुभाष जी हैं, ये सब लोग उसके कर्ता धर्ताओं में थे। उन्होंने मेरी बात मान ली। जब उन्होंने बनाना शुरू करा उन्हीं दिनों मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो 13वीं पर वो सिर्फ 1-2 दिन पहले आए, बोले आप पिताजी के नाम पे कुछ दान देना चाहते हैं? तो मैंने उनको एक, जितने पैसे उन्होंने मांगे उतने मैंने उनको कमिट कर दिए। ठीक है, उसके सम्मान में उन्होंने पिताजी का नाम उस भवन के ऊपर लिखा। तो मैंने एक राशि, छोटी राशि दी थी। भवन में तो बहुत पैसे लगे होंगे। ठीक है, ये इतना ही हमारा हुआ है। और वो बाकी उन्होंने बल्कि हमारे परिवार के कई मेंबरों को बनाने की बात भी करी, पर अभी तक तो कोई मेंबर शायद बनाया ना दिखे, पता नहीं बनाया नहीं बनाया, ये याद नहीं। अच्छा, ये इतना ही है इसमें, क्योंकि आपके नाम पे वो, इसलिए मैंने पिताजी के नाम पर उन्होंने करा, तो उन्होंने एक राशि चाहिए थी हमसे, वो हमने जितने उन्होंने कहा उतने मैंने दे दी थी। आवारा कुत्तों को लेकर सबसे पहले आवाज अतुल जी ने उठाई और आज वो आवाज मुखर हो रही है, क्योंकि आवारा कुत्ते से लोग परेशान है महानगर के अंदर। ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर नहीं, पूरे देश में परेशान है, पूरे प्रदेश में परेशान है। ये मुखर इसलिए नहीं हो रही है कि मैंने आवाज़ उठाई, ये मुखर इसलिए हो रही है कि आवारा कुत्तों का जो आतंक है वो मुखर हो रहा है। इतनी ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, इतने ज़्यादा लोगों को और दर्दनाक मौत मर रहे हैं लोग। भाई आप किसी को गोली मार दो तो इतनी दर्द नहीं होएगा, मर जाएगा आदमी। ठीक है, लेकिन जब आप कुत्ते के काटने से मरते हो तो कहते हैं ना, जब गुस्से में जो विलेन होता है पिक्चर का, वो कहता है काट के मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगा, धर्मेंद्र भी कहते हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि जिससे तुम्हें खूब तकलीफ हुई, तो उस कुत्ते के काटने से बच्चे छोटे छोटे मारे जा रहे हैं। इस बात का बहुत दुख है और इसका विरोध होना चाहिए। अमन दासना के अंदर आपने शायद, अमन लड़का एक कुत्ते काटने से उसकी मृत्यु, मुझे बहुत दुख है, मेरे को बहुत दुख है। मेरे को फोटो दिखाना चाहते थे लोग, मैंने डर के मारे देखी भी नहीं। मैंने कहा रात को फिर मेरे को नींद नहीं आई, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इसे स्टेट हाई कोर्ट देखेंगे। हाई कोर्ट उन्होंने अपने अपने निर्णय दे दिए, उनका अनुपालन करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह के आदेश आए हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई NHI का कुत्ता है तो NHI वाले देखेंगे, और गांव का कुत्ता है तो ब्लॉक देखेगा। तो इन पे फोर्स कहाँ है? किसी ग्राम पंचायत पे ब्लॉक प्रमुख पे फोर्स है कुत्ता पकड़ने की? ठीक है, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया, ना सरकारी कोई बजट है।
तो इसमें कहीं ना कहीं दोबारा से निर्णय की आवश्यकता है। लेकिन शहर महानगर के लोग बेहद परेशान हैं आवारा कुत्तों से। मैंने एमएनए साहब से करीब हर महीने बात करता हूँ, हर महीने, और वो कल भी उन्होंने ये जवाब दिया कि हम बहुत जल्दी कुत्ता सेंटर बना रहे हैं, वो शेल्टर कुत्तों का। लेकिन दिक्कत क्या आई, जो उन्होंने बताया कि उसमें ये कहा गया उन कुत्तों को बंद किया जा सकता है जो स्वभाव से जंगली हों और रेबीज वाले हों। अब जवाब, स्वभाव से अगर कोई जंगली है उसको कैसे पहचान करी जाएगी, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। कुत्तों की स्थिति होगी कि मोहल्ले में निकलो, गाड़ियों को बाइक के पीछे भागते हैं, मैं सहमत हूँ आपसे। और लोग परेशान हैं, कुत्ता पकड़ने के लिए कार्रवाई की बात करते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती कुत्तों को उठाने की, जो आपने अभी विषय उठाया। भाई जो कानून बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दिए हैं, इसमें संभव ही नहीं है भारत की परिस्थितियों में। पूरी दुनिया के अंदर कौन सा देश ऐसा है कि जहाँ पर आवारा कुत्ते हैं? पूरी दुनिया के अंदर हर कुत्ते की जिम्मेदारी किसी न किसी की है। अगर ये सरकार की, अगर ये कुत्ते आवारा हैं तो प्राइवेट कुत्ता अगर किसी को काट ले तो उसकी जिम्मेदारी उस प्राइवेट आदमी की है, उस आदमी की है। लेकिन अगर सरकारी कुत्ता, सरकारी क्या गया, आवारा कुत्ता किसी को काट ले तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार को नहीं लेनी चाहिए? ठीक है, तो या तो ना, अच्छा सरकार करती है तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि भाई इन कुत्तों को छेड़िए मत आप। वो जो कुत्ता प्रेमी है वो चले गए कोर्ट में, कुत्ता प्रेमी कोर्ट में चले गए तो जज साहब ने आदेश कर दिया। अब ऐसा निर्णय दिया गया है कि जो भारत की परिस्थितियों में जिसका निराकरण संभव ही नहीं। एक प्रश्न में आता है कि आपने एक राजनीति में लंबा सफर तय किया, विधायक रहे, मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान सांसद है। कभी ऐसा महसूस होता हो कि कोई पद ऐसा होता हो कि राजनीति में लगता हो कि राजनीति आसान है या राजनीति कठिन है, ये महसूस करते हो? देखिए, कठिन तो सब काम है। राजनीति में जो खामोखा का द्वेष है वो दहेज में आता है, वो साला एक्स्ट्रा मिलता है। और जब तक आप राजनीति में जब तक रहता है, जिस दिन राजनीति से आप चले जाएंगे सारे द्वेष, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कष्ट तो होता है। बाकी अब है, ये जीवन है तो ऐसे ही है, और 10-5 साल रह गए, कट जाएगी। 2029 में आप सांसद की आपकी दावेदारी है? कोई दावेदारी मेरी नहीं है, ना पहले थी। पार्टी जिसे चाहेगी, जैसे चाहेगी उसको आगे बढ़ाएगी। हमारे को पार्टी ने सम्मान दे दिया और हम बहुत संतुष्ट हैं। पर देश के एक मंत्री की चर्चाएं भी 2029 को लेकर चल रही हैं, क्या कि सांसद की दावेदारी? वो मेरे को भी कहा उन्होंने मेरी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कोई आदमी अगर मंत्री है तो सांसद बनना क्यों चाहेगा? और भाई मंत्री बड़ी चीज़ होती है, सांसद छोटी चीज़ होती है, प्रोटोकॉल में भी यही लिखा है। बाकी अगर किसी की इच्छा है तो भगवान करे उसकी इच्छा पूरी हो, और आपको कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत। आपका राजनीति में और पारिवारिक दृष्टि से सब संदेश क्या है आपके लिए? अंतिम प्रश्न आपका। देखिए, राजनीति को केवल महत्वाकांक्षाओं का प्लेटफॉर्म नहीं मानना चाहिए। राजनीति में वैचारिक रूप से समाज के लिए आप क्या बढ़िया कर सकते हैं और अपनी पार्टी के प्रति वफादार रहना चाहिए। कोई पद मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। इस भाव से राजनीति में रहना चाहिए, ना कि पद प्राप्ति की संघर्ष के रूप में केवल एक महत्वाकांक्षा के रूप में काम करें। ये राजनीति के साथ न्याय नहीं है। चलते चलते एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि राघव जी की चर्चाएं हैं विधानसभा 2027 हम तो संजीव के साथ हैं, आप राघव के साथ चले जाना। हम तो अजीत पाल के साथ हैं, हम तो सुनील शर्मा के साथ हैं, हम तो नंद किशोर के साथ हैं, हम तो धर्मेश तोमर के साथ हैं, हम तो जो है हम तो उसके साथ हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो है ये नहीं है कि मेरे परिवार के बच्चे को बनाओ। ठीक है, जब उसका भाग्य चेतेगा या उसकी योग्यता होगी अपना आप जानेगा। ठीक है, अभी आप नहीं मानते हैं कहीं है ना कोई मतलब नहीं। मैं भाई दावेदारी क्या, दावेदारी तो हमारी भी नहीं थी। पार्टी ने हमारे को कहा चुनाव लड़ गए, हम जीत गए। ठीक है, खत्म हुई बात। दावेदारी क्या होती है? किसी की प्रॉपर्टी है जो दावेदारी हो जाएगी। जो भी दावा करते हैं गलत करते हैं। मैं अपने बेटे की नहीं कह रहा, सभी की बात कह रहा हूँ। ये पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि पार्टी आपका क्या उपयोग करना चाहती है।
एक प्रश्न चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगातार हमले करते रहता है। अब भी राहुल गांधी लो या अखिलेश यादव लो मुखर होकर उनके बारे में बयान देते हैं, क्या कहना आपको? ऐसा है कि जो लोग बदतमीज हैं, अशिष्ट हैं, ठीक है, जिन्हें समझ नहीं है, जंतर मंतर पे आपने उसका सैंपल देखा, लड़कियों ने भी गंदी गंदी गालियां दी जो हम और आप कभी जिंदगी में हमने सुनी नहीं। ऐसी ऐसी गालियां हमने दी, हम तो दोहरा भी नहीं सकते। तो राहुल गांधी यदि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके नेता बनते हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? किसी अच्छी बात की उम्मीद करेंगे आप? जो लोग गंदी गाली देने वालों को अभिव्यक्ति की आज़ादी की उद्दंडता को आप आज़ादी कहेंगे? जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी को या स्वतंत्रता को, उद्दंडता, बदतमीजी को आप एक समान मानेंगे? अगर आप मानते हैं तो ये राहुल गांधी का विचार हो सकता है, कम से कम मेरा तो नहीं है। 2027 में भाजपा को लेकर अब क्या देख रहे हैं? भाजपा का कोई विकल्प अभी तक बन नहीं पाया। उसकी वजह ये है कि लोगों ने अभी तक भूले नहीं है कि आतंक की जो दुनिया थी 2017 से पहले और जो गुंडागर्दी थी उसको लोग भूले नहीं। सबको पता है कि भाजपा के बिना कोई भी आदमी आएगा तो उसको जो है बहुत कुछ अन्याय सहना पड़ेगा। तो लोग इसीलिए भाजपा के साथ हैं। और 3 गुना बजट हुआ है बीजेपी राज में, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में। वो मोदी राज में केंद्र में हुआ है, योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपने कर्मठ कार्यकर्ताओं की बात की अभी, अपने पार्टी को समर्पित रहो, लेकिन वो समर्पित वाले कार्यकर्ता पीछे हैं और पैराशूट आगे दिखाई दे रहे हैं। और इस बात पर मैंने कभी गौर नहीं करा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं थोड़ा सा अल्पज्ञानी हूँ, ठीक है। दूसरी पार्टियों से आए हैं और पदवी पा गए हैं और आगे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो बहुत सारी नदियाँ मिलाकर के समुद्र बनता है, जो लोग आए हैं वो भी अपनी अपनी पार्टियों में या अपने अपने दलों में एक हैसियत रखते थे। और जब उनका आप उपयोग करते हैं, उनकी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो उनकी शक्ति का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन अपना कार्यकर्ता पीछे नहीं जाए। ऐसा है कि समान तो उतना ही है समय भाई तो बटेगा तो सब में उसी हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन तो उसी हिसाब से। मतलब कहीं ना कहीं आप महसूस करते हो कि जो बाहर से आए हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, और मिला है तभी तो बाकी पार्टी ज्यादा ताकतवर हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं उनसे हमारी पार्टी मजबूत हुई है? उनसे भी हुई, उनसे मजबूत हुई है। उनसे भी। तो कर्मठ कार्यकर्ता को कोई स्थान ना मिले? नहीं, मैंने कब कहा कर्मठ कार्यकर्ता, पर हर कार्यकर्ता को मिलेगा, ये कहाँ जरूरी है। अब आपने मंत्री देखा, आपने संगठन देखा, तो जिन लोगों को संगठन में अब की बार नहीं लिया गया, क्या वो कर्मठ नहीं है? कर्मठ है या नहीं है? लेकिन नए लोगों को लाना, उनकी शक्ति का उपयोग करना, पुराने लोगों के अनुभव का इस्तेमाल करना, एक सामंजस्य पार्टी बिठाती है। जब तक क्रिकेट टीम पटौदी के साथ थी, फारूक इंजीनियर के साथ थी, बिशन आया जी, तो जब तक उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता। जब नए नए लड़के आए तो तब वर्ल्ड कप जीतना चालू करा पार्टी ने, ये हमारी क्रिकेट टीम है। समझ गया आप? तो मतलब जो पार्टी के अंदर कई बार का सक्रिय सदस्य है, लगातार बूथ पर काम कर रहा है, मंडल में काम कर रहा है, उसको पीछे करते हुए, उसको पीछे मत मानिए। कई सौ लोग सक्रिय कार्यकर्ता, कई हजार लोग हैं सक्रिय कार्यकर्ता कई बार के, और नंबर आना है 2 जनों का। तो हर एक को तो अगर आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो, अगर उसे आप दे भी दो तो कोई और भी रह जाएगा और बहुत सारे रह जाएंगे। सबका नंबर आना मुश्किल है। आपने सुना अतुल गर्ग जी को, सांसद नहीं, उन्होंने एक कार्यकर्ता बन के भी हर मुद्दे पर बेबाक बात रखी और अच्छी बात रखी कि जिससे कि लोगों में मन संशय पैदा ना हो। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई मुझसे नाराज है तो मैं इसको पास जाने को देगा। शायद ऐसे व्यक्तित्व कोई आपको ओपनली मिलेगा नहीं जो कैमरे के सामने आके इस बात को कही कि मैं अगर कोई नाराज है तो उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। अतुल जी हैं। आगे फिर ऐसे किसी व्यक्तित्व के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।